अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम हिस्ट्री देखते हैं, एम्परर्स ने हमेशा ही अपना इन्फ्लुएंस शो करने के लिए, पावर शो करने के लिए इम्पीरियलिस्टिक वेज इस्तेमाल किए हैं। अब इम्पीरियलिस्टिक वेज क्या है, इम्पीरियलिज्म क्या है बेसिकली? इसका बेसिकली इन नटशेल वी कैन से कि कोई एक किंग हो या एम्परर हो, वो ए जगह पे रहता हो और बी जगह पे उसका इन्फ्लुएंस हो, और वो बी जगह की जितनी पॉलिटिक्स वगैरह है उन पे वो कंट्रोल करे, उसकी पॉलिटिक्स पे, रिसोर्सेज पे। रहता ए पे है, कंट्रोल करता है बी को। तो ये है बेसिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म इन नटशेल। तो जब हम देखते हैं वेस्ट को, हम इम्पीरियलिज्म विटनेस करते हैं ग्रीक में और इसके अलावा रोमन एम्पायर। लेकिन ये सारी चीज़ें जो इम्पीरियलिज्म वाली थी ये ख़त्म हो गई इन द फिफ्थ सेंचुरी टू 14th सेंचुरी। अब जैसे ही कैथोलिक्स आए पावर में, जो जैसे ही रोमन एम्पायर टूटा उसके बाद कैथोलिक्स पावर में आए थे, राइट? अब कैथोलिक्स पावर में आ गए तो सारी जो ताकत थी, सारा जो इन्फ्लुएंस था वो कैथोलिक्स के पास आ गया। अब कैथोलिक्स के पास आ गया तो उन्होंने अपना एक डॉक्ट्राइन, अपने डॉगमास वगैरह थे उनको वो प्रमोट करना उन्होंने शुरू कर दिया। अनलाइक जैसे रोमन एम्पायर में था कि वहाँ पे आर्ट को उसके अलावा म्यूजिक को, मतलब जितनी साइंस, तो जितनी भी साइंस इतनी डेवलप नहीं थी लेकिन साइंस थी वहाँ पे, तो उनको वो तरजीह देते थे। जैसे पर कैथोलिक आ गए, उन्होंने कहा कि एवरीथिंग विल बी अराउंड गॉड, हर चीज़ बस खुदा के अराउंड होगी और गॉड सेंट्रिक होगी। अगर कोई चीज़ हो रही है वो खुदा की वजह से हो रही है, नहीं हो रही क्या है वो, मतलब एवरीथिंग विल बी अराउंड द गॉड। अब गॉड सेंट्रिक उन्होंने व्यू पेश किया। लोगों को कहा आपने सोचना नहीं है, क्योंकि सोचेंगे सिर्फ हम। जो चीज़ होगी, जो चीज़ आपने करनी है वो हमसे पूछें, अदरवाइज ना करें। कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। जो हम कैथोलिक्स आपको सॉरी, जो हम कैथोलिक्स आपको बोले आपको वही करना है। तो ये वाला बेसिकली कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ गया था 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी। अब 16th सेंचुरी में आ गई थी रिफॉर्मेशन। अब रिफॉर्मेशन क्या है? रिफॉर्मेशन बेसिकली अगर देखें तो रिफॉर्मेशन बेसिकली द सीड फॉर द एनलाइटमेंट। अब रिफॉर्मेशन में कैथोलिक्स की जो पावर थी उनको चैलेंज किया जा रहा था। लोगों ने शुरू किया तो वहाँ पे एक और सेक्ट आ गया क्रिश्चियनिटी का, वो थे प्रोटेस्टेंट। अब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है? कैथोलिक्स कहते हैं कि हर चीज़ गॉड सेंट्रिक है और हम लोगों को बताएंगे गॉड क्या चाहता है, खुदा क्या चाहता है। लोगों ने नहीं सोचना, लोगों ने बाइबल नहीं पढ़नी, आई मीन पढ़नी भी है तो जिस हिसाब से कैथोलिक्स इंटरप्रेट करते हैं उस हिसाब से उन्हें करनी चाहिए। और कैथोलिक्स का यह भी मानना था कि जो स्टेट है, स्टेट पे भी हुकूमत कैथोलिक्स की हो। ऑन द कंट्रारी, हम जब बात करते हैं प्रोटेस्टेंट की, तो प्रोटेस्टेंट कहते थे ना, पीपल कैन थिंक, उनकी अपनी लाइफ है, और स्टेट और चर्च को दोनों को मिक्स ना किया जाए। स्टेट अलग हो, चर्च अलग हो, ये। और उसके अलावा कैथोलिक्स जब पावर में थे तो किंग जो है यहाँ से यहाँ आ गया था, ये है कैथोलिक्स, ये है किंग। लेकिन जैसे प्रोटेस्टेंट आए, ये किंग थोड़ा वापस यहाँ पे आ गया। तो इसके बीच में फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम था, कुछ फ्यूडल्स थे, लेकिन किंग जो था वो अपनी पावर गेन कर रहा था प्रोटेस्टेंट के अंदर। तो ये रिफॉर्मेशन आ गई। रिफॉर्मेशन में बेसिकली कैथोलिक्स जो थे वो थोड़ी पावर में कम हो गए पहले से। ये भी सुना होगा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये जो पॉइंट है ये बेसिकली रिफॉर्मेशन के थ्रू ही आई थी। मतलब अगर कैथोलिक्स कहते हैं कि डिस्कार्टस ने ये दी थी आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब एक रिफॉर्मेशन में इसने बड़ा इम्पैक्ट डाला। अब कैसे डाला इम्पैक्ट? ये था कि डिस्कार्टस ने कहा कि देखो, अगर कैथोलिक्स कहते हैं कि ये सच है, ये सच है, तो मैं भी कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो भी सच हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी इफ यू आर सेइंग समथिंग वो हम फॉर गारंटेड ले लें। नो, हमारा भी सच हो सकता है। तो यहाँ से पहले डार्क एजेस से पहले इंपीरियलिज्म से आए, अब इंपीरियलिज्म से डार्क एजेस में, अब डार्क एजेस से हम आ गए हैं रिफॉर्मेशन में, अब रिफॉर्मेशन से हम आएंगे एनलाइटमेंट में।
अब जैसे रिफॉर्मेशन आई, रिफॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें आ गई थी, लोगों ने सवाल करना स्टार्ट कर दिया था चर्च को, बेसिकली कैथोलिक्स को। उसके बाद लोगों में ह्यूमनिज्म, एज ऑफ रीजन ये डेवलप हुई। अब एज ऑफ रीजन डेवलप हुई, एक आइडियाज डेवलप हो गए बेसिकली। रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी 14th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी। अब इसके ही थोड़ी सी पीछे अलाइनमेंट भी शुरू हो गई। अब अलाइनमेंट शुरू हो गई थी, अलाइनमेंट में बेसिकली ये था कि एज ऑफ रीजन आ गई, लोगों ने सवाल स्टार्ट किया, मतलब सीड रिफॉर्मेशन का अलाइनमेंट में आ गया। और उसके बाद लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट कैसे बनानी चाहिए, लोगों ने अपने राइट्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि बिफोर दैट ये चीज़ नहीं थी। अब इसी दौरान जो अलाइनमेंट की बेसिकली जो आइडियाज़ थे उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने बेसिकली वर्ड दी इंपीरियलिज्म को। अब अलाइनमेंट में बड़े फ़ायदे भी थे, मतलब आई मीन कि कॉर्पेंशियन रिवॉल्यूशन, या जैसे हम कहते हैं जॉन लॉक की थ्योरीज, हॉब्स की थ्योरीज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की थ्योरीज, या डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें थी, ये प्रोडक्ट थी अलाइनमेंट की। बट वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें भी प्रोडक्ट थी एनलाइटमेंट के। अब एनलाइटमेंट ने कैसे इंपीरियलिज्म पे इन्फ्लुएंस डाला, आई मीन कैसे एनलाइटमेंट बिकम द बैकबोन ऑफ द इंपीरियलिज्म। अब देखो, इंपीरियलिज्म तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, इंपीरियलिज्म है क्या। अब एनलाइटमेंट की जितनी भी आइडियाज थे, जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, वो यूज़ की गई इंपीरियलिज्म में। अब जैसे ही रिफॉर्मेशन और रेनेसांस ख़त्म हो गई थी और पीरियड चल रहा था एनलाइटमेंट का शुरुआती दिनों में, तो वहाँ पे आइडिया आ गया था बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है, आई मीन ये जो टाइम था बड़ा रोल प्ले करता है इंपीरियलिज्म में। अब जो टोटल जो आइडियाज थे अलाइनमेंट के थ्रू या रिफॉर्मेशन रेनेसांस के थ्रू, जितने भी आइडियाज आ गए थे, अलाइनमेंट तो खैर 2-3 साल बाद स्टार्ट हुई, लेकिन कभी देखो हिस्ट्री हम ये नहीं कह सकते कि अलाइनमेंट इस पर्टिकुलर ईयर में आई, इस पर्टिकुलर साल में, इस पर्टिकुलर मंथ में आई। ये बेसिकली दे आर कनेक्टेड, रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट, ये सारे कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और बरतानिया को चाहिए था रॉ मटेरियल। अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे, तो क्या करना चाहिए। एडम स्मिथ की थ्योरीज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और जितने भी ये एज ऑफ रीजन, ह्यूमनिज्म, ये सारा था, ये सारा मर्चेंटलिज्म, ये आ गया था अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में। अब जितने भी जो आइडिया डिस्कस हो चुके थे, वो अब सारे जितने भी हैं इंपीरियलिज्म वाले, जितने भी लोग हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाले, अब वो सारे अब प्रैक्टिकल वे में आगे अप्लाई करते जाएंगे। अब कैसे करते हैं, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बार फैक्ट्री लगा दी तो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए, और उसके अलावा रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, लेबर चाहिए, और ज़ाहिर सी बात है रास्ते भी चाहिए। अब रास्ते मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब क्या हुआ, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, अब जो वेस्टर्न्स थे, सो कॉल्ड अच्छे लोग, एनलाइटमेंट वाले, उन्होंने कहा, सी आई थिंक वी नीड चीप लेबर और चीप रिसोर्सेज। अब ये उनके दिमाग में ये आइडिया आ गया है। उसके बाद ये डायरेक्ट आगे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। अब अफ्रीका से इन्होंने जितने भी काले काले लोग थे, उनको उन्होंने गुलाम बना लिया। उन उनकी जो स्टेट्स थी उन पे हुकूमत करना स्टार्ट कर दी। वहाँ के जितने लोग थे उनको पॉलिटिकल सब्जुकेट किया गया, और उनको मजबूर किया गया ऐसी ऐसी ट्रीटी साइन करने के लिए जिनमें अफ्रीकन जो कंट्रीज थी उनको तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा था। आई मीन जितना भी हो रहा था काफ़ी नहीं था। अगर उनको अफ्रीकन कंट्रीज को 1% फ़ायदा हो रहा था, 99% वेस्ट वालों को हो रहा था। तो वैसे इंपीरियलिज्म जो वर्ड है, जिस अगेन आई शुड रिपीट, जो इंपीरियलिज्म वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से, बेसिकली लैटिन वर्ड से, जिसका
इम्पीरियम से, जिसका मतलब है सुप्रीम पावर या कोई ऐसी पावर जो रूल करे। अब ये जो वर्ड है पहले इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन बरतानिया की सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अलाइनमेंट के जो आइडियाज थे वो अपने साथ घुमा रहे थे इधर भी। आई मीन दे वर थिंकिंग दैट दे वर सुपीरियर बिकॉज उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। तो खैर इन्होंने अफ्रीका को एक्सप्लोइट किया, इतना एक्सप्लोइट किया। इवन जब हम बात करते हैं, जब हम इस वक्त बात करें 2022 में, अफ्रीका अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। उन्होंने वहाँ से रिसोर्सेज लिए। अब जैसे ये थोड़े एडवांस तो थे पहले से ही। अब वो इलाके, वो एरियाज उन्होंने डिस्कवर की वेस्टर्न्स ने अफ्रीका के, जहाँ खुद वहाँ के लोग नहीं जा पाए क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। सिंपल, अब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वहाँ वो जा नहीं सकते थे, वहाँ मिनरल्स की वहाँ खुदाई कर नहीं सकते थे। सो बरतानिया ने कहा ओके आई एम गोइंग टू एक्सप्लॉइट यू। उन्होंने कहा वी हैव नो चॉइस। तो अलाइनमेंट की वजह से ही ये चीज़ आई वहाँ पे। नाउ यू आर काइंड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज कि अलाइनमेंट की वजह से कैसे। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ये अलाइनमेंट की वजह से अफ्रीकन कंट्रीज में एम्पीरियलिज्म बढ़ा। अब जब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की, वहाँ से स्लो थोड़ा आगे आ जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज पे बाद में बात करेंगे। 19th सेंचुरी में आ गया नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म आ गया तो नेशनलिज्म ने जैसे जर्मनी है, दो तीन और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, दो तीन और कंट्रीज हैं, उन्होंने भी इम्पीरियलिस्टिक वेज इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए। उनको ये लग रहा था कि जितनी ज़्यादा लैंड होगी, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, उतने ही हम स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट। और वहाँ पे एक आइडियोलॉजी बन गई थी कि इम्पीरियलिज्म इज बेस्ट। इम्पीरियलिज्म मतलब नोबल है, बड़ी प्यारी चीज़ है इम्पीरियलिज्म, ये लोगों को पढ़ाई जाए। अब जैसे कि जूलियस फेरी, वो कहते हैं कि वो कहता है सुपीरियर जो रेसेस हैं उन पे फर्ज है कि जो इन्फीरियर रेसेस हैं उनको सिविलाइज करें। सही है। कैसे करें? इम्पीरियलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, सो कॉल्ड आइडियोलॉजी, उनसे। इम्पीरियलिज्म इतना ये उनके माइंड में आ गया था कि ये जो आइडियाज़ हैं, जो हम ये सिविलाइज लोग हैं जो डार्क एजेस के बाद में सिविलाइज बन गए एनलाइटमेंट के थ्रू, ये सारे जितने भी आइडियाज़ थे, अब ये जो डेवलपिंग कंट्री या इन्फीरियर कंट्रीज हैं या इन्फीरियर रेसेस हैं, उन पर इम्पोज किए जाए सो दैट दे कैन बिकम व्हाट वी आर टुडे, और एटलीस्ट वो तो सिविलाइज बने। तो ये चीज़ थी। अब ये टोटल कैसे एनलाइटमेंट ने इम्पीरियलिज्म को किया। अब इसी वजह से जो वेस्टर्न्स थे, आफ्टर एक्सप्लोइटिंग दीज कंट्रीज लाइक इंडिया हो गया, अफ्रीकन जितने भी कंट्रीज है, उनको इवन मिडिल ईस्ट को भी एक्सप्लोइट करके ग्लोबल इकोनॉमी बन गई। अब इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज है हम जब देखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, इवन इंडिया में, बड़े ही खतरनाक है। हाउ? एक जैसे एम्पीरियलिज्म आ गया अफ्रीकन कंट्रीज में, वहाँ पे बड़ी डिस्टिंक्शन, बड़ा रेसिज्म पैदा हुआ। इवन ऑन द ग्लोबल लेवल हम जब बात करते हैं, अब एम्पीरियलिज्म में जितने भी काले लोग थे उनको स्लेव बनाया जा रहा था। स्टिल आज तक रेसिज्म जिंदा है इसी वजह से। और जो वाइट हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को इन्फीरियर। एक चीज़। दूसरी, जितने भी कंट्रीज थे अफ्रीका में, उनके जो रिसोर्सेज थे वो वेस्टर्न ने एक्सप्लोइट किए। अब वेस्टर्न ने एक्सप्लोइट किए तो सारे टोटल रिसोर्सेज हैं वो वेस्टर्न के पास चले गए, वो ताकत में आ गए, और अफ्रीकन कंट्रीज अभी तक जैसे थे वैसे ही हैं, राइट। तीसरा, अब वहाँ एक सोच बन गई थी जहाँ जहाँ पे इन्होंने हुकूमत की कि गोरे कलर वाला अच्छा है, इंटेलिजेंट है, वो ही हुकूमत कर सकता है। स्टिल अगर आप जाके पढ़ें इवन अफ्रीका के बारे में, वहाँ के जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं अपनी हुकूमत से। इवन इवन जितने भी लोग हैं, आई मीन ना जितने भी,
अब वो लोग हैं वो कहते हैं कि सिर्फ गोरा ही यहाँ हुकूमत कर सकता है और वो ही अफ्रीकन कंट्री को बचा सकता है। तो ये चीज़ थी वहाँ पे। तो बेसिकली यही है कि कैसे ये एनलाइटमेंट या रिफॉर्मेशन ने अ, तो बेसिकली इतना ही था, कैसे एनलाइटमेंट और रिफॉर्मेशन ने बेसिकली काइंड ऑफ फ्यूल किया इम्पीरियलिज्म को। सो दिस वाज सो ब्रीफ। अगर मैं इसको और लंबा करता फिर वीडियो और बड़ी बन जाती, मे बी 1 hour 2 hours, so I didn't want that. See you in the next video.